हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग आद्या। गुड मॉर्निंग सर। साउंड आ रहा है ना? हाँ। ठीक है। चलिए, कल हम लोगों ने डायपोल मोमेंट पढ़ा था। लास्ट क्लास में डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन में सिंपल सा ले रहा हूं, CH3F और CH3Cl किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? आपको एक बार सोचना है, 1 मिनट के लिए सोचिए और मुझे आंसर कीजिए, इन दोनों में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए। डायपोल मोमेंट बेसिकली क्या था? एक वेक्टर था जिसका वैल्यू कितना आ रहा था, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वैल्यू कितना था? चार्ज इनटू डिस्टेंस, इसके बराबर था क्या वैल्यू? और चार्ज किस वजह से जनरेट हो रहा था? चार्ज जनरेट हो रहा था यहां पर जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था, उसकी वजह से एक चार्ज जनरेट हो रहा था, CH3F पार्शियल का ज्यादा पॉजिटिव होगा। एंड पार्शियल नेगेटिव। CH3F का ज्यादा होगा। अच्छा, किसी और का कोई और आंसर? आयुष, प्रणव, श्रेया? किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा इनमें से? CH3F, CH3Cl। चलिए मैं आंसर बता देता हूं, आप जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिए। CH3Cl का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। आप सोचिए कि ऐसा क्यों हो सकता है। CH3Cl का डायपोल मोमेंट ज्यादा आएगा। आपको यह सोचना है कि ऐसा क्यों हो सकता है। सोचिए फिर मुझे बताइए। देखिए, यहां पर बड़ा सिंपल सी चीज आती है। यहां पर होता क्या है एक्चुअली, डायपोल मोमेंट का जो वेक्टर होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड होता है या पॉजिटिव टू नेगेटिव? डायपोल मोमेंट का वेक्टर पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। यहां पर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, यहां पर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा इस बॉन्ड की वजह से। तो एक वेक्टर यूं बनेगा आपका, एक वेक्टर यूं बनेगा और एक वेक्टर यूं बनेगा। ये तीनों नेट नीचे की तरफ पॉइंट आउट करेंगे। इस वेक्टर में कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों जगह बराबर है। CH3F में भी, CH3Cl में भी जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो दोनों जगह सेम है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हर जगह सेम है, दोनों जगह CH3F और CH3Cl। डिफरेंस किसका है? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का। यहां पर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, यहां पर कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है। अब जो आपके मन में जो पॉइंट आना चाहिए था वो कि चार्ज कहां पर सर ज्यादा जनरेट होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप है ज्यादा, तो चार्ज ज्यादा जनरेट होना चाहिए। गुड मॉर्निंग आशय। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, CH3F एंड CH3Cl में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो मैं यहां पर सिंपली बता रहा हूं कि यहां पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे आपके, तीन डायपोल मोमेंट के वेक्टर कुछ ऐसे बनेंगे, और फोर्थ डिफरेंट होगा, मतलब तीन तो दोनों जगह सेम है, फोर्थ वेक्टर डिफरेंट होगा। ये यहां पर कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, यहां पर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, और कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड में आपका चार्ज डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहां पर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर ज्यादा डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पर ज्यादा आएगा, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू दिस केस। यहां पर डेल्टा माइनस चार्ज बेसिकली कम आना चाहिए, क्योंकि जब आप कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की बात करोगे तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एज कंपेयर टू कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड काफी कम है।
तो इस वजह से यहां पर क्या होना चाहिए कि चार्ज डिफरेंस कम आएगा, और इस वजह से आपका Q वाला फैक्टर यहां पर कम होगा। यहां पर Q वाला फैक्टर, चार्ज वाला फैक्टर कम होगा। लेकिन उसके साथ साथ एक पॉइंट और भी है। क्लोरीन जो एटम है उसका साइज काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम का साइज फ्लोरीन एटम से काफी बड़ा होता है, क्योंकि 2p से 3p में जंप करते वक्त आपके पास जो सब एक शेल एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, इस वजह से साइज में इंक्रीज काफी अच्छा आता है। तो यहां पर साइज काफी बड़ा है। इस बॉन्ड का साइज, जो बॉन्ड लेंथ होगी वो काफी ज्यादा होगी। अब डाइपोल मोमेंट में दूसरा फैक्टर क्या है? डिस्टेंस। अब इसकी डिस्टेंस काफी ज्यादा, इसकी डिस्टेंस काफी कम। डाइपोल मोमेंट ओवरऑल किसका ज्यादा जा सकता है? नहीं। सर हम आद्या, हाँ बोल। CH3F इसलिए बोले थे क्योंकि उसमें चार्ज का ज्यादा था डिफरेंस। हाँ, बस यहीं पे हम लोग छोटा सा गलती कर जाते हैं। गलती क्या कर गए कि यहां पर डिस्टेंस वाला फैक्टर हम लोगों ने काउंट नहीं किया। बात समझ में सर आया? एक जगह तो चार्ज वाला फैक्टर ज्यादा है, एक जगह डिस्टेंस वाला, तो कैसे हम लोग कंपेयर देखो, कर रहे हैं? चार्ज में, क्योंकि चार्ज की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी कर रही हाँ है ना? इंक्रीज तो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस क्या है? अराउंड डबल हो जा रहा है। नियरली डिस्टेंस डबल हो जा रहा है। तो चार्ज तो थोड़ा सा इंक्रीज किया, सॉरी थोड़ा डिक्रीज किया। 0 से 1 के बीच का डिफरेंस है, तो एक मान लो हाँ, 0.7 है, दूसरे में 0.5 है। मतलब डिस्टेंस का गैप ज्यादा है इसलिए। ज्यादा है। 2p से ठीक है। 3p में जंप करोगे हाँ तो डिस्टेंस काफी चेंज हो जाती है। तो यहां पर क्या होगा? डिस्टेंस वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा, और इस वजह से ये केस ऐसा होता है, CH3Cl का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा निकल आएगा। आया? यस सर। आशय, प्रणव, प्रणव समझ आया? ठीक है। प्रणव भी आयुष की तरह थम्स अप देने लगा है। ठीक है प्रणव, चलो इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से। यहां पर डिस्टेंस के फैक्टर की वजह से ऐसा होता है। जैसे ही नोट डाउन हो जाए एक बार बता देना। हो गया? यस सर। ठीक। द नेक्स्ट पार्ट इज, आपको चेक करना है, ये बोर्ड टाइप का क्वेश्चन आपके स्कूल लेवल पे पूछा जाएगा। NH3 और NF3 में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है? NH3 और NF3 में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है?
ये बोर्ड का क्वेश्चन है, स्कूल लेवल पे आपके यूनिट टेस्ट वगैरह वगैरह में पूछा जाएगा। आईआईटी में नहीं पूछा जाता क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से है। तो NF3 नहीं, NH3 का ज्यादा होता है। देखो क्यों, सब सेम डायरेक्शन में। हाँ, यहां पर एक फैक्टर जो हम लोग काउंट नहीं कर रहे थे वो था लोन पेयर। लोन पेयर की वजह से भी आपका एक डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा, और वो किससे किस तरफ होगा? लोन पेयर में आपके पास जो डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा वो कुछ ऐसे जनरेट होगा, ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करता हुआ। इसमें भी ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करता हुआ, और आपको पता है कि इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे डेल्टा माइनस चार्ज है NH3 में। तो यहां से जो वेक्टर बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे, 3 वेक्टर्स। मैं अलग पेन से ड्रॉ कर देता हूं, मार्कर दूसरा ले लेता हूं ताकि थोड़ा ये क्लियर हो जाए। यहां से 3 वेक्टर्स आपके कुछ ऐसे बनेंगे, एक वेक्टर यूं बनेगा, दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा, तीसरा वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा। अब और इस केस में क्या होगा? लोन पेयर वाला वेक्टर तो सेम है, लेकिन बाकी तीनों वेक्टर्स की डायरेक्शन कुछ अलग होगी। कैसे? यहां पर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, यहां पर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव तरफ दिखाना है अपने को, ये इससे इस तरफ आएगा, ये इससे इस तरफ आएगा, और ये इससे इस तरफ आएगा। ऐसा कुछ आपका बनेगा। देखिए, तो ऐसा कुछ बनेगा। तो आप देखिए, इसमें चारों वेक्टर एक ही डायरेक्शन पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ एक नेट रिजल्टेंट आ जाएगा। परफेक्ट। लेकिन इसमें क्या हुआ, 3 वेक्टर नीचे की तरफ, एक वेक्टर ऊपर की तरफ, नेट कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ आद्या, और कैंसिल आउट होके जब वैल्यू आएगी तो वो क्या होगी, रिजल्टेंट से कम होगी, क्योंकि यहां पर कैंसिल आउट हो गया है, यहां पर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हुआ है। तो इस वजह से इसमें क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगी एज कंपेयर टू NH3। आद्या क्या बोला, कुछ समझ आया? सर माइनस प्लस तो इधर भी था और उधर भी है, तो दोनों में कैंसिल होना था लेकिन ना। डायरेक्शन अलग अलग है। यहाँ पर प्लस कहां पर आया है, हाइड्रोजन पे आया है आद्या, हाँ और माइनस कहां पर आया, नाइट्रोजन पे। जो डाइपोल मोमेंट का वेक्टर है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ बनता है, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी उसके साथ एसोसिएटेड। हाँ तो यहां पर वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा, जबकि नाइट्रोजन फ्लोरीन फ्लोरीन वाले में क्या होगा, यहां पर फ्लोरीन पे डेल्टा माइनस चार्ज आया हुआ है ना। हाँ तो फ्लोरीन पे डेल्टा माइनस, नाइट्रोजन पे डेल्टा प्लस। तो तो पॉजिटिव इस टू बार नेगेटिव। वेक्टर कहां से पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरफ वेक्टर बनेगा, नीचे की तरफ। हाँ और क्या अब नेट कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? इस केस में कुछ कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, दोनों वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है, कुछ कैंसिल आउट करेंगे। हाँ जबकि इस केस में सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ही जाएगा नेट रिजल्टेंट। तो तो ये एडिशन है होगा। आया। ठीक है हाँ। ठीक है, हाँ जी।
हेलो, कॉपी हो गया? यस सर, हो गया। हटा देता हूँ। एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट, इसमें क्या होता है, आप यहां पर बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। या आप साथ में क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। बताता हूं कैसे। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर आप निकाल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, कर कैसे सकते हैं, सबसे पहले आपको पता है, अगर आपके पास 100% आयोनिक कंपाउंड होता, 100% आयोनिक कंपाउंड होता, तो डाइपोल मोमेंट म्यू शुड बी इक्वल टू, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाती, जो चार्ज हो जाता वो 1 हो जाता। अगर आपके पास 100% आयोनिक कंपाउंड होता तो चार्ज कितना होता, 1, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। अद्या, यस सर। सो अगर आपके पास 100% आयोनिक कंपाउंड है तो यहां पर Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन 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 किसी भी मॉलिक्यूल में, कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर ये 1 के बराबर वैल्यू नहीं आएगी। रादर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर बेसिकली क्या देगा, यहां पर जो Q की वैल्यू हो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बेसिकली बताएगा कि कितना चार्ज आया है, मतलब कितना ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन, फ्रैक्शन में बताएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। मान लो आपके पास ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, अगर 1 वैल्यू आ जाती, यहां पर माइनस चार्ज आ जाता, यहां पर प्लस चार्ज आ जाता, तो मैं बोलता 100% आयनिक है। और आपके पास क्या होता, ए और बी में 0 चार्ज आता तो मैं बोलता 0% आयनिक है, 100% कोवेलेंट है। अगर आपके पास 0.5 आ रहा है ए और बी में, यहां पर 0.5 वैल्यू आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, 50% आयोनिक है। सही बोल रहा हूं? यस सर। Yes, sir. है ना? तो यहां पर कितना चार्ज आया है उस पर डिपेंड करेगा कितना परसेंटेज आयनिक करेक्टर है। परसेंटेज आयनिक करेक्टर शुड बी इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व, जितना म्यू हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, डिवाइड बाय म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100%, इंटू 100 कर दो, तो ये बेसिकली ये फॉर्मूला आपका परसेंटेज आयनिक करेक्टर दे देगा। परसेंटेज आयनिक करेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, म्यू ऑब्जर्व डिवाइड बाय म्यू थ्योरेटिकली इंटू 100। थ्योरेटिकल कैसे, 100% आयनिक मानकर ये कैलकुलेशन की है। 100% आयनिक माना मतलब कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर अज्यूम करके थ्योरेटिकली हम लोगों ने कैलकुलेट किया। यहां पर चार्ज कैसे निकालते हैं, हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं क्या? चार्ज तो हम लोग नहीं निकाल सकते,
लेकिन थ्योरेटिकल वाला म्यू आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? क्यू का वैल्यू तो मैंने 100 लेना है। म्यू थ्योरेटिकल की बात करूं तो यहां Q का वैल्यू मैंने 100 लेना है। Q का वैल्यू मैंने 100 लेना है इनटू, मतलब Q का वैल्यू 1 लेना है, परसेंटेज में 100% लेना है। Q का वैल्यू 1 ले लूंगा तो 1 इंटू बोन लेंथ बेसिकली अगर हम लोग कर दें तो अपना काम हो जाना चाहिए। हाँ। अगर मैं थ्योरेटिकल की बात कर रहा हूं तो इसको मैं साइड कर देता हूं, ऐसा मत समझ लेना कि ये इसके साथ ज्वाइंट है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा गोल मोल टाइप कर दिया। हाँ ठीक है, ये उस तरफ चल रहा है, ये इस तरफ है। सो म्यू थ्योरेटिकल मुझे निकालना है तो 1 इंटू बोन लेंथ कर दूंगा सिंपली। लेकिन यहां पर एक कन्वर्जन के फैक्टर की बड़ी दिक्कत है, क्योंकि कन्वर्जन जो यूनिट होती थी, मैंने पिछली क्लास में आपको यूनिट के बारे में बताया था कि यूनिट ESU थी, है ना? हाँ। यूनिट जो थी वो आपकी ESU थी। सो डाइपोल मोमेंट में ESU यूनिट हम लोग लेते हैं और ये इशू करता है। ये इशू क्यों करता है? क्योंकि अपने को कन्वर्जन का फैक्टर नहीं पता कि कैसे कन्वर्ट करें इसको। तो कन्वर्ट करने के लिए जो फैक्टर होगा वो होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10। यहां पर आप क्या करोगे, म्यू थ्योरेटिकल की वैल्यू लिख दो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 और इंटू बोन लेंथ किस में लिखनी है? सेंटीमीटर में। अब एग्जैक्टली हम लोगों को हमेशा सेंटीमीटर में अगर बोन लेंथ रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो यही रहेगी, अपने कुछ और नहीं देखना इसमें। बोन लेंथ को सेंटीमीटर में रखो और म्यू थ्योरेटिकल आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, पहले ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। पर यहाँ हम लोग इस साइड तो म्यू थियोरेटिकल सीधे 100 ले रहे थे ना, जब नहीं, उसमें Q की वैल्यू परसेंटेज 100 ली आयोनिक थी। कैरेक्टर। सुनो सुनो सुनो, अद्य उसमें Q की वैल्यू 100 ली हुई है। अब Q की वैल्यू 100 लेने का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, लेकिन उसकी वैल्यू भी आपकी ESU यूनिट में तो कुछ और होगी। अगर हम लोग कूलाम की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज ऑफ हाँ। वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। हम्म। और ESU में कुछ डिफरेंट आएगा। हाँ। तो वो सब कुछ कन्वर्ट कर करा के जो फाइनल फैक्टर बचता है वो क्या बचता है कि 4.8 इंटू 10⁻⁻10 पॉइंट है यहां पर। ये फैक्टर बचेगा। ये फैक्टर किस काम में आया है? वो चार्ज जो हम लोगों को कन्वर्ट करना था वो सब कुछ कन्वर्जन कर दिया है इसने यहां पर। ठीक है, 1 ही तो था, तो 1 इंटू उतना तो उतना ही जैसे होगा। आप सुनते आ रहे हो 1 जूल इज इक्वल टू 4.8 कैलोरी होता है। हाँ। हाँ। तो फिर वहां भी 1 क्यों नहीं होगा बराबर दोनों जगह? 1 ही तो था। हाँ, अब आ गया समझ। मतलब समझ यहाँ गए पे ना? तो 1 था, 1 इंटू वो हाँ, यूजी में। बॉन्ड लेंथ अगर आप स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रखते और चार्ज को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में मानते तो 1 था। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि आपके पास चार्ज, इलेक्ट्रॉन का भी कुछ चार्ज होता है स्पेसिफिक। अगर कूलाम में देखें तो अलग हाँ। चार्ज आएगा, फराडे में तो डायरेक्टली 1 फराडे बोल देंगे हम लोग, और हर जगह मतलब अलग अलग आता जाएगा। देख रहे हो, यूनिट के अकॉर्डिंग हाँ। चार्ज की वैल्यू चेंज होती जाएगी, मतलब ये वैल्यू चेंज होती जाएगी जो कन्वर्जन फैक्टर है बेसिकली। ये कुछ और नहीं, सिर्फ कन्वर्जन का फैक्टर है। आया? यस सर। आशय, प्रणव, यस। क्वेश्चन देखोगे तो और समझ आएगा। अभी तो थोड़ा सा और मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आपको लगने लगेगा आसान चीज है बहुत।
मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूं। For HCl molecule, म्यू एक्सपेरिमेंटल, जो अपने को नहीं पता म्यू एक्सपेरिमेंटल वो दे रखा है, इज इक्वल टू 1.03 डी बाय, एंड बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू 1.275 इंटू या 1.275 एंगस्ट्रोम कर दो। आपको बताना है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। पहले कॉपी करो, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, मैं करवाता हूं। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर आपको बताना है। कॉपी हुआ सबका? सर मेरा हो गया। प्रणव यस सर। हुआ, ठीक है। चलिए मैं सिर्फ फॉर्मूला छोड़ देता हूं यहां पर, बाकी चीजें हटा देता हूं, तो फिर मैं इस क्वेश्चन को ऊपर वाले को अप्रोच करने की कोशिश करता हूं। आपको फाइनली क्या कैलकुलेट करना था? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा अपने को? यहां पर सबसे पहले आप देखो, अपने को चाहिए म्यू ऑब्जर्व्ड, दैट इज म्यू एक्सपेरिमेंटल, डिवाइड बाय म्यू थ्योरेटिकल। ये नहीं पता अपने को। 100 का फैक्टर तो जरूरत है नहीं, ये ऑलरेडी गिवन है। सो आपको म्यू ऑब्जर्व्ड पता है, आपको कैलकुलेट क्या करना है? म्यू थ्योरेटिकल। म्यू थ्योरेटिकल के लिए फॉर्मूला क्या है? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इंटू बॉन्ड लेंथ इन सेंटीमीटर। परफेक्ट। तो मैं क्या करूंगा? म्यू थ्योरेटिकल लिखूंगा, that should be equal to 4.8 into 10⁻⁻10 into bond length in सेंटीमीटर। एंगस्ट्रोम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 एंगस्ट्रोम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स एंड 1 एंगस्ट्रोम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 10⁻⁻8। ये देखिए ठीक है क्या? मैंने फैक्टर ठीक लिखा है? बिल्कुल ठीक लिखा है। चलिए ये बात अपनी हुई। अब कल के दिन में शायद मैंने आपको एक चीज और बताई थी। क्या बताया था? कुछ बताया था क्या? यहां से वैल्यू कितनी आएगी? पहले तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके दीजिए मुझे, कितनी आती है ये वैल्यू? मुझे एक बार कैलकुलेट करके दीजिए कितनी आती है। सर सर बोलो। अमन क्लासेस क्यों मिस कर रहे थे? पहले तो मुझे ये बताओ। सर मुझे बहुत हाई फीवर था सर। बहुत अभी भी हाई? है। अभी भी? हाँ सर। बहुत दिन हो तो गया सर अमन। डॉक्टर को दिखाया? तो सर हाँ सर दिखा, दवाई भी लेते हैं। सर सर एक्स्ट्रा क्लास क्या मैं कर सकता हूँ सर? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बता देना जब भी चाहिए हो। हाँ सर अभी लीव कर रहा हूँ सर बहुत। ठीक है ठीक है।
पहली क्लास में शायद मैंने आपको बताया था 1 dy इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 18 ESU, बोला था क्या? एंड 1 dy इज ऑल्सो इक्वल टू 3.33 समथिंग इंटू 10 रेज पावर माइनस 18 कूलाम, शायद ऐसे भी कुछ बोला हो, देखो -30 कूलाम मीटर, हाँ ये कुछ ऐसे बोला होगा। दो बातें बोली थी क्या कल की क्लास में? हेलो आद्या, ये बातें बताई थी या नहीं बताई थी, बताओ एक हाँ, बार, 1 dy के बारे में आप बताए थे। है ना? तो हाँ। 1 dy इज इक्वल टू 10 रेज पावर माइनस 18 ESU, और यहां भी हम लोग ESU में कैलकुलेशन कर रहे थे, मैंने बोला था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यूनिट में हम लोग लिख रहे हैं, बोला था। तो यहां पर क्या आएगा, जो वैल्यू आएगी वो 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, कितना आ रहा है 6 पॉइंट एग्जैक्टली बोलोगे तो? 6.12. 6.11 6.12. तो 6.12 यहां से वैल्यू आनी चाहिए इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 18, और ये बेसिकली ESU में जा रखी है, तो हम लोग म्यू ऑब्जर्व लिखेंगे। अपने कितना गिवन है म्यू ऑब्जर्व 1.03 डिबाई है, डिबाई की जगह ESU में लिखूं तो 10 रेज़ पावर माइनस 18 डिवाइड बाय 6.12 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18। यहां ऊपर माइनस 18 किस वजह से आया, डिवाई से मैंने कन्वर्ट किया ESU में। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, नीचे की तरफ वैल्यू कितनी बचेगी, इंटू 100 कर देना, और जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आनी चाहिए अराउंड 17%। चेक करो, 1.03 डिवाइड बाय 6.12 कितना वैल्यू आना चाहिए? 16.8. 16.8 आपका जो वैल्यू आएगा, और उसको नियरली मैंने लिख दिया 17% आयोनिक करेक्टर है, 17% बेसिकली आपका आयोनिक करेक्टर हो जाएगा। ये चीज समझ आई कैसे कैलकुलेट करना है? कैसे कैलकुलेट करना है? यस सर। भाई प्रणव आप बताओ। यस सर। पक्का? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। हाँ यस। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो कन्वर्जन का फैक्टर वगैरह वगैरह, और उसके बाद मैं नेक्स्ट दे देता हूं आपको। या इसमें एक ही क्वेश्चन कराते हैं, ज्यादा कराने की टेंशन नहीं लेते। ठीक है, यहां से ये सब कुछ डन हुआ, डायपोल मोमेंट कैलकुलेशन। हाँ श्रेया, कल आपका कुछ क्वेश्चन था CFCs, कुछ था क्या? हाँ, क्या डाउट था आप बताओ। CFC में क्लोरीन की तरफ होगा ना डाइपोल मोमेंट। किस किस मॉलिक्यूल में CFCs, क्योंकि पूरा कैटेगरी है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं, किस किस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो? तो ओजोन वाली बात करें, मुझे वही पता है जो ओजोन को काटता है। CFC जो CFC ओजोन को काटता है ना, जो स्प्रे एरोसोल्स में होता है। वो सारे के सारे करते हैं श्रेया, अगर सबके कोई सब CFCs करते हैं। अगर कोई जनरल CFC देखें तो हाँ देखो, CH2F2, CH2Cl2, CHCl3, इन सब की बात कर रहे हो? CFC ये सब CFCs की कैटेगरी है। CFCl CFCl, ओके, एक बार ये कॉपी हो गया। यस सर। यस सर। जो क्वेश्चन आता है श्रेया,
वो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स में कंपैरिजन आता है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, वैल्यूज तो मैं बता दूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आते हैं। CHCl3, CCl4, CH2Cl2, CF2Cl2, इन सब में आपको कंपैरिजन करना है डायपोल मोमेंट का। कैसे करेंगे? क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और भी मैं लेता हूं उसके साथ साथ, पहले ये एक बार देखो आप। यहां पर ऑर्डर क्या होगा? CH2Cl2, सॉरी CF2Cl2 लिख दिया, CH2Cl2, H2Cl2 ले लिया, एक मिनट, ये गलत ही लिख दिया। ठीक है, Cl 3 आ गए, 2 आ गए और एक आएगा CH3Cl, CH3Cl। इनको एक बार देखिए आप, किसका ज्यादा होना चाहिए किसका कम होना चाहिए। श्रेया बताओ, कुछ आइडिया लग रहा है? नहीं लग रहा, आइडिया लगना चाहिए था थोड़ा तो। चलो मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। मैं एक बार मॉलिक्यूल आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो 1 मिनट का वेट करना। देखिए, आपको CH3Cl मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है? परफेक्ट? यस सर। इसमें कोई इश्यू नहीं। इसके जो वेक्टर्स बनेंगे वो कैसे कैसे बनेंगे? इस मॉलिक्यूल में आपके पास C, Cl, H, H, H 3 हाइड्रोजन हैं। होगा क्या? वेक्टर, कुछ वेक्टर तो इससे इस डायरेक्शन में बनेंगे, और एक वेक्टर यूं ऊपर की तरफ बनेगा। परफेक्ट? यस सर। तो कुछ ऐसा अगर आपका बन रहा है, मैं दूसरा मार्कर को दूसरा भी यूज कर लेता हूं, तो कुछ अगर ऐसा बन रहा है तो ये सब एडिशन शो करेंगे, नेट में वेक्टर एडिशन होगा। नेट मिला के सब वेक्टर एडिशन शो करेंगे, और एक रिजल्टेंट वेक्टर आपका जनरेट हो जाना चाहिए। उसी की तरह उसके साइड में मैं CH2Cl2 लिखता हूं। अब मुझे आप इसमें एक बात बताइए, किस वेक्टर की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए? किस वेक्टर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी इन सब में से? इन चारों में से किस वेक्टर की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए? क्लोरीन। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की, ये वाले वेक्टर की आपकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। यहां पर देखो, आपके पास कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की अगेन वैल्यू सबसे ज्यादा ही आएगी, लेकिन 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 इस वेक्टर को कुछ हद तक ये वेक्टर कैंसिल आउट करेगा। करेगा? ये दोनों तो ठीक है, वैसे ही है बिल्कुल,
लेकिन इन दोनों का मिला के एक नेट रिजल्टेंट बनेगा और वो कुछ हद तक कैंसिल आउट होगा, क्योंकि इसका एक पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करेंगे अगर आप, और दो वेक्टर कुछ इस टाइप से हैं, इस एंगल पे दो वेक्टर हैं, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में काफी कुछ कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। यस सर। देखो इसमें ये 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, और ये कितना है, सॉरी ये एंगल 90 से कर दो तो माइनस कर दो, 19 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए। या मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास यहां पर क्या है, एक्स वाई एक्सिस में ले रहा हूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई मैंने लिए, एक वेक्टर को मैंने ऐसे ले लिया वाई के अलोंग, ये मेरा एक वेक्टर वाई के अलोंग है, जबकि दूसरा वेक्टर कुछ ऐसे है, सही है। यस सर। अब ये एंगल जस्ट 19 डिग्रीज है, तो ये साइन जो आपके पास 19 है, इसकी वैल्यू काफी हाई आएगी, जो कैंसिल आउट होने वाला फैक्टर है। इसका अगर मैं रिजोल्यूशन करूंगा इस वेक्टर का, तो जो साइन वाला फैक्टर होगा, इस वेक्टर को अगर मैं मानता हूं, इसको मान लो, दोनों जगह वेक्टर की वैल्यू तो बराबर ही रहेगी, लेकिन इसको मैं p मान लेता हूं, इस वेक्टर की ओवरऑल वैल्यू में p मान लेता हूं, तो यहां पर क्या आएगा, p sin 19, और यहां पर p cos 19। p cos 19 की वैल्यू काफी कम होगी, p sin 19 की वैल्यू काफी ज्यादा होगी। भाई इन दोनों में sin 19 की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है cos और sin का कंपैरिजन करें तो cos और sin 45 पे एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। 45 से पहले sin की वैल्यू ज्यादा होती है, cos की वैल्यू कम होती है, और 45 के बाद cos की वैल्यू ज्यादा होती है, शायद sin की वैल्यू कम होती है। ऐसा कुछ होता है क्या, या उल्टा होता है? उल्टा नहीं होता। उल्टा होता है, सही है। तो आपके पास क्या होगा, यहां पर p cos 19 की वैल्यू आपकी ज्यादा आ रही है नेट, लेकिन p sin 19 आपका कुछ कैंसिल आउट तो कर दे रहा है। कैंसिल आउट होगा या नहीं, ये एक बात बताइए पहले, ये इस तरफ जो वेक्टर गया, इसकी वजह से कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा? आद्या, सर किस तरफ जा रहा है? ये p sin 19, इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ है, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ है, ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट नहीं हो जाना चाहिए, जो साइन वाला ऊपर की कंपोनेंट। तरफ तो है नहीं ना? ऊपर की तरफ एक और वेक्टर है p वेक्टर के बराबर, तो इस हाँ वेक्टर को तब ये वाला होगा। वेक्टर कैंसिल आउट नहीं करेगा। हाँ जो अपन ब्लैक इंक दिखा रहे हैं वो वेक्टर्स दिखा रहे हैं, एक ऊपर की तरफ वेक्टर, एक नीचे की तरफ वेक्टर, तो ये आप अभी तो बोले इस ना वाले कि वो वेक्टर को कुछ साइड कैंसिल वाले आउट के, करना चाहिए। सर ऊपर नीचे तो होगा, पर आप जब साइड वाला बोले तो फिर साइड हमको वाला लगा। कैंसिल आउट नहीं होगा, साइड वाला तो हाँ सिंपल सी बात है कि इसके अलोंग जो p cos 19 कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट नहीं होता है। हाँ सर, ऊपर नीचे वाला होगा। ऊपर नीचे वाला कैंसिल आउट होगा। चलिए इतनी बात अगर आपको समझ आई, ऊपर नीचे वाला सर आपका कैंसिल आउट हो रहा है। हाँ श्रेया, cos 19 बड़ा नहीं होगा sin 19 से? क्या cos 19 बड़ा फैक्टर है? हाँ उस चीज sin को मैं 19 कंसिडर करूंगा, जस्ट एक मिनट का टाइम दो। हाँ। ये बड़ा फैक्टर है, इस वजह से देखो इन दोनों का ओवरऑल एक रिजल्टेंट बन के आएगा, इन दोनों वेक्टर्स का, p cos 19 और p का, यस सर। है ना, रिजल्टेंट इन दोनों का एक बन के आएगा। और मुझे क्या दिखाना था, मैं साथ में वो भी ले लेता हूँ, मॉलिक्यूल कहाँ रख दिया, हाँ हाँ, ये कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है आपका, देखिए सही है। हाँ सर। तो इसमें क्या होता है, यहां से इन दोनों का कुछ पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक कंपोनेंट जो y के अलोंग आ रहा है इस तरफ वाला, वो तो कैंसिल आउट नहीं होगा, वो तो डायरेक्टली दोनों मिला के एक वेक्टर बना देंगे।
लेकिन जो नीचे की तरफ कंपोनेंट था वो कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो इसकी वजह से दोनों प्रोसेस में कुछ पार्ट हट गया, कुछ पार्ट जुड़ गया, ऐसा कुछ हुआ। कुछ यस पार्ट, इस वेक्टर का कुछ पार्ट हटा, कुछ पार्ट जुड़ा। सर हाँ जी, ऊपर वाला जब हम लोग p sin 19 कैंसिल करेंगे तो ऊपर वाले में वेक्टर हो जाएगा p माइनस p sin 19 और नीचे वाला हो जाएगा p cos 19। अब उसका हम p रिजल्ट cos 19, बिल्कुल ठीक है। p cos 19 राइट। हाँ, हाँ ठीक है। तो ये क्या हुआ, p और p cos 19 मिला के एक वेक्टर बना देंगे। p एग्जैक्टली इक्वल नहीं बचा, p माइनस p sin 19 एंड p cos 19 दोनों वेक्टर मिला के एक वेक्टर बना देंगे। हाँ सर। दोनों वेक्टर्स मिलाकर अगर एक वेक्टर बना देते हैं और यहां से ये दोनों वेक्टर भी नीचे की तरफ पॉइंट आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाले भी एक वेक्टर बनाएंगे, इसका भी एक रिजल्टेंट आएगा। ओवरऑल जो वैल्यूज आती हैं, ओवरऑल जो वैल्यूज आती हैं, इसमें कुछ कैंसिल आउट वगैरह हो आके कुछ वैल्यू आएगी। और CHCl3 में भी कुछ वैल्यू आई थी, लेकिन CHCl3 में एक फैक्टर जो बड़ा फैक्टर था, वो क्या फैक्टर था कि यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन था, यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन था, और यहां पर कैंसिल आउट होने वाला फैक्टर सिर्फ हाइड्रोजन वेक्टर के साथ हो रहा था। ये कार्बन क्लोरीन वेक्टर के साथ कैंसिल आउट होने वाला कोई फैक्टर नहीं था। सही बोल रहा हूं। यस सर। उसमें सिर्फ एडिशन वाला फैक्टर था, उसमें कुछ रिमूव होने वाला फैक्टर नहीं था। कार्बन हाइड्रोजन वेक्टर की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन वैल्यू। ठीक है, ये बात सही बोल रहा हूं। यस सर। तो वैल्यू होगी थोड़ी सी कम, और वैल्यू कम होगी तो कुछ इस तरह से एडजस्ट होता है, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो निकल के आता है 1.8 डी बाय, और इसका डाइपोल मोमेंट निकल के आता है 1.6 डी बाय। बस थोड़ा सा फर्क आ जाता है, वो किस वजह से कि थोड़ा सा पार्ट कुछ कैंसिल आउट हो गया है, उसकी वजह से जो नेट रिजल्टेंट बना उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। ज्यादा का फर्क नहीं है, बिल्कुल मामूली सा फर्क है। 1.6 इसका 1.8, बहुत क्लोज वैल्यूज हैं, लेकिन ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये ऑर्डर प्रॉब्लम करता है। जो श्रेया का क्वेश्चन था वो इसी वजह से था क्योंकि ये ऑर्डर प्रॉब्लम करता है, नॉर्मल बच्चे को क्लिक नहीं करेगा कि आपको कैसे ये करना है ऑर्डर। लेकिन ऑर्डर में दो फैक्टर्स आते हैं, दोनों एक कैंसिल आउट कर रहा है, वो एक इंक्रीज कर रहा है, नेट मिला के एक का वैल्यू आ जाएगा 1.8 डी बाय, एक का वैल्यू आ जाएगा 1.6 डी बाय। ये दोनों में थोड़ा सा इश्यू होता है कि किसका ज्यादा है, CH2Cl2 ज्यादा है या CH3Cl का ज्यादा है। श्रेया ये बात अब समझ आया? ये समझा। हाँ, तो यहां पर ऑर्डर क्या होगा, ये कुछ ऐसे आएगा, और CHCl3 में तो सीधा सीधा दिख रहा है कैंसिल आउट हो जाएंगे फैक्टर, आपके काफी कुछ फैक्टर्स कैंसिल आउट होने लग जाएंगे। कैसे, देखो CH4Cl में भी तो कैंसिल होगा ना, ऊपर नीचे। CH4Cl में तो जीरो हो जाएगा पूरी तरह से। हाँ। CH4Cl में तो पूरी तरह का जीरो हो जाएगा। CH3Cl में देखो काफी परफेक्ट कुछ कैंसिल आउट हो बन जाएगा। रहा है। हाँ, CH3Cl में देखो काफी कुछ कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, ये तीनों वेक्टर एक दूसरे को काफी कुछ कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि एंगल बहुत खराब है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का है, तो ऊपर की तरफ रिजल्टेंट बहुत कम रहेगा, क्योंकि इनका जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है उसकी वैल्यू काफी कम है, और तीनों नेट मिला के कोस थीटा वाले कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए साइन थीटा वाला कंपोनेंट काफी कम आएगा, क्योंकि ये नियर टू वाई एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस अगर आप मानो यहां से, तो एक्स एक्सिस के काफी क्लोज है, तो ये तीन वेक्टर जो आपके बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जबकि नीचे की तरफ जो थोड़ा सा वेक्टर बनेगा वो आएगा। इसमें जो डाइपोल मोमेंट आएगी वो 1 डी बाई होती है, और इसमें 0 डी बाई।
किस वजह से आया? क्योंकि CH3 में अगर आप नेट वेक्टर्स बनाओगे, सब वेक्टर्स ड्रॉ करोगे, तो ये कुछ कैंसिल आउट कर देंगे, जो इसका कोस कंपोनेंट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आया या नहीं? आया, बट एक डाउट भी आया। हाँ बताओ। सर अगर यहाँ पे क्लोरीन की जगह हम हाइड्रोजन लेते हैं सबसे टॉप पे, तो कुछ इफेक्ट होता है देखो या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो टेट्राहाइड्रन है, कहीं भी रोटेट कर सकते हो आप, ये ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है? CH में भी? हाँ CS कहीं पे भी। C2 ये टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल में आप किसी को भी टॉप पे ले सकते हो। चीज वही रहेगी ना? हाँ चीज वही रहेगी। और फिर एक और का क्वेश्चन आपने दिया था CF2Cl2, मतलब हाँ अभी आपने ड्रॉ मतलब लिखा था, फिर उसमें रेस किया आपने, हाँ हाँ, उसका भी बता दीजिए एक बार। उसका वैल्यूज बता दूं? हाँ एक बार मैं बोल देता हूँ, देखना पड़ेगा मुझे, वैल्यूज उसकी याद तो नहीं है, लेकिन एक बार बता देता हूँ। तब तक आप ये नोट डाउन कर लो। ओके सर। सर, हाँ जी श्रेया बोलो। CF2Cl2 का अप्रोक्सीमेटली 0 नहीं होगा? CF2Cl2 थोड़ी, मैंने CH2F2 बनाया था। नहीं, मैं बोल रही CF2, हाँ Cl2 है ना? आप जो पूछ रहे हो वो डिफरेंट है, उसमें क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं जो 0 हो बनाया था जाएगा? वो अलग था। नहीं, उसमें 0 हो जाएगा। उसमें नियरली आसपास, जीरो तो नहीं होगा एग्जैक्टली, नियरली। ओके सर। वैल्यू बहुत ही लो आएगी, क्योंकि उसमें नेट कैंसिल आउट करने लगेगा ना। दो फैक्टर्स हैं, एक क्लोरीन वाले में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई है, जबकि फ्लोरीन वाले में आपका क्या था, फ्लोरीन वाले में हम क्लोरीन की लोगों ने क्या तरफ किया, होगा और चार्ज स्लाइटली फैक्टर आ जाएगा। कम होगा। हाँ सो ये मैंने आपको बता दिया था। वो वैल्यूज देख के दूंगे श्रेया, मुझे मिल नहीं रही हैं, CH2Cl2 और CF2Cl2, बट वो एनसीईआरटी में दे रखा है, वैल्यू नहीं दे रखी वहां भी, कौन सा ज्यादा है बस कंपैरिजन दे रखा है। ओके सर। ठीक है, पढ़ा था मैंने कभी, मुझे याद है एनसीईआरटी में है वो चीज, लेकिन ये मुझे ध्यान नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यूज क्या क्या है। चलिए सर ये हो गया कॉपी। ये हो गया। हम्म। द नेक्स्ट पार्ट इज डाइपोल मोमेंट, आपका कवर हो चुका है। मुझे नेक्स्ट पार्ट जो शुरू करना है वो क्या शुरू करना है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। नहीं, पहले एक रेजोनेंस का पार्ट और बचा हुआ है, रेजोनेंस का एक कॉन्सेप्ट और बताना है। मैंने रेजोनेंस कुछ हद तक आपको बताया था कुछ कुछ रेजोनेंस के बारे में चीजें बताई थी, याद है क्या आद्या? नहीं याद है। अरे रे रे रे, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड वगैरह वगैरह, हाँ इंसान बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता क्लाउड है याद है। तो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, हाँ घर में रहता है तो कम स्टेबल रहता है, बताया था। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो अच्छे से याद है। हाँ, तो उसी चीज को मैं थोड़ा यूज करने की अब कोशिश करता हूं। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है S डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस, और उससे भी पहले मैं एक और मॉलिक्यूल ले रहा हूं C डबल बॉन्ड O माइनस।
बेसिकली O माइनस आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास एक फील्ड ऑर्बिटल है, वो भी पाई ऑर्बिटल, या p ऑर्बिटल आपके पास फील्ड ऑर्बिटल है। यहां पर ये p ऑर्बिटल फील्ड ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे। जबकि डबल बॉन्ड आपको रिप्रेजेंट करता है कि मेरे पास यहां पर ओवरलैपिंग हुई है इन बिटवीन p ऑर्बिटल्स, ऐसा ओवरलैपिंग है, और पाई ओवरलैपिंग है। ठीक है आद्या? आद्या कुछ ऐसे ही बनेगा ये यस O सर। माइनस आपका। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पूरा, यहां पर एक क्लाउड सा बना हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का। हाँ ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या यहां तक ये इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करके एक पूरा पाथवे क्रिएट कर सकता है कि यहां पे पूरे इलेक्ट्रॉन्स घूम पाए, है ना? हाँ, मर्ज करके। मर्ज कर गया। तो यहां पर होता क्या है, अगर मैं 2D में दिखाऊं तो ये होगा क्या, यहां पर हाइड्रोजन ले लो, ये O माइनस चार्ज नीचे आएगा, ये यहां से यहां जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए, घूम गए इलेक्ट्रॉन्स पूरा। तो उसकी वजह से कैसा स्ट्रक्चर जनरेट हुआ, C ऊपर की तरफ जनरेट हो जाएगा O माइनस, इस तरफ जनरेट हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और हाइड्रोजन एज इट इज। वापस से ये नीचे आएगा, ये यहां से यहां जाएगा, क्या बन जाएगा, ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड, यहां O माइनस, यहां पर हाइड्रोजन। और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो वो कुछ ऐसे बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, पार्शियल है हर जगह, और कहीं पर भी पूरा चार्ज नहीं है, यहां पर माइनस हाफ, यहां पर भी माइनस हाफ चार्ज होगा। ठीक है क्या? देखो आद्या, यस सर। ये क्या किया, कुछ समझ आया? वो यहाँ चार्ज पर हम क्या लोग हुआ लिख है, दिए इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ। रोटेट कर गए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ये पूरा घूम गए पूरे रीजन में। तो यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उस वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है बीच बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स में। यहाँ से जैसे ये यहाँ गया, यहाँ से ये यहाँ गया, तो क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, वो वापस से नीचे आया, ये वापस से ओपन हो गया, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। और फाइनल रेजोनेंस हाइब्रिड जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, हर एक ऑक्सीजन पे माइनस हाफ चार्ज, और हर एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल बॉन्डिंग। ठीक है? तो वो जो चार्ज हम लोग लिखे हैं ऑक्सीजन का, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। नहीं देखो, यहाँ पर माइनस चार्ज था, -1 चार्ज था, हाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, अब वो हाँ, इलेक्ट्रॉन हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो हाफ इस ऑक्सीजन पे भी आ गया ना, देखो इस ऑक्सीजन पर भी वो इलेक्ट्रॉन आया कुछ देर के लिए, तो हाँ चार्ज सही। दोनों जगह रहेगा हाफ हाफ टाइम के लिए, तो नेट हाँ चार्ज एक फिक्स टाइम इंटरवल में कितना हो जाएगा, हाँ। दोनों पे माइनस हाफ। हम्म आया या नहीं, क्या फिर चल रहा है? हाफ होना चाहिए ना। हाफ किस वजह से हो रहा है, क्योंकि दोनों हैं तो ऑक्सीजन, इक्वल टेंडेंसी होगी होल्ड करने की, चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी बराबर होगी, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन है आपके। तो सर माइनस हाफ क्यों नहीं? अच्छा, -1 था इसलिए। हाँ अच्छा। आया? यस सर। ठीक है। आशय, प्रणव, बताओ। सर हाँ प्रणव बोलो। आ गया। आ गया पक्का? यस सर। तो अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ, यहां पर बॉन्ड एंगल थीटा, आपको अगर समझ आ रहा है तो मुझे बताओ, थीटा, यहां पर भी एंगल थीटा, यहां थीटा 1 कर दो, यहां थीटा 2 कर दो, कौन सा एंगल बड़ा होगा? ये एंगल सिग्मा बॉन्ड्स के बीच में है, और ये एंगल डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में है। तो आपको एक बात बतानी, कौन सा बॉन्ड एंगल बराबर होगा, सब लोग सोचो एक बार, कौन सा बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, कौन सा बॉन्ड एंगल छोटा होगा? थीटा 2 बड़ा होगा ना। थीटा 2 बड़ा होगा? हाँ आद्या, प्रणव बताओ, सोचो थोड़ा सा।
तो कौन कौन से एंगल के बीच में एक बार और बताइए। यहाँ पर मैंने वैसे बना के रखा हुआ है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच में एंगल θ2 है, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में एंगल क्या है, θ1 है। ठीक है आद्या, इन दोनों के बीच में हाँ। θ2 है, इन दोनों के बीच में θ1 है। तो कौन सा θ1 बड़ा होगा या θ2 बड़ा होगा, ये बताना है आपको। θ1। θ1, यस सर। अच्छा सही है प्रणव। आद्या आप भी सोचो थोड़ा। आयुष आप बताओ। सर हाँ श्रेया। बट दोनों में नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों नेगेटिव चार्ज से रिपेल करेंगे। दोनों नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे, ठीक है। और बताओ, और कुछ सोच लो। ठीक है, सोच रहे हो आप, और कुछ सोच लो थोड़ा सा। है ना, मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ, चारों बॉन्ड एंगल, ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं ये सारे बराबर होंगे। ये क्या हो गया, सब कुछ बराबर होगा। रेजोनेंस 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 हाइब्रिड रेजोनेंस का कुछ फैक्टर आएगा, वरना मैं बताता ही नहीं तुम्हें रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस नहीं होता तो मैं बताता ही नहीं। देखो यहां से यहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कुछ नहीं। यहां पर होगा क्या कि कहीं पर भी एक्चुअली डबल बॉन्ड है नहीं, नेट मिला के कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है और कहीं पे सिंगल बॉन्ड नहीं है, बल्कि पार्शियल बॉन्डिंग होगी हर जगह। देखो कैसे, यहां से नेगेटिव चार्ज को नीचे लेके जाओ, यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यहां से इसको नीचे लेके जाओ, यहां पर इस पे नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। तो कुछ देर के लिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, एस O माइनस ऊपर की तरफ चला गया और नीचे की तरफ भी O माइनस आ गया, इस तरफ डबल बॉन्ड हो और इस तरफ भी डबल बॉन्ड हो। सही है क्या? देखिए अद्या, ये क्या हुआ, मतलब सारा इक्वल है। सब इक्वल है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। नेट मिला के रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा दिखाई देता है। हाँ, क्योंकि सेम चार्ज ही तो सब जगह जा रहा है ना, इस वजह बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, आ गया समझ। हर एक जगह चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ। ये माइनस हाफ क्यों आया फिर से एक बार बताऊंगा। और हर जगह पार्शियल बॉन्ड्स हैं। सही है। आपने 2 माइनस चार्ज 4 ऑक्सीजन एटम पे डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो हर एक के हिस्से में कितना आया, माइनस हाफ। सही है आद्या? हाँ, वो तो आप बताए ना अभी। हाँ, तो इस वजह से ये नेट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा और सब कुछ इक्वल एक जैसा है, तो सारे बॉन्ड एंगल इक्वल हो जाएंगे। हाँ, पर सर वो जो θ1 बोल रहा था कि वो हाँ बड़ा होगा, उसका क्या लॉजिक था? ना, वो गलत था ना, इसी वही तो बता रहा था कि गलत है। हाँ, आप लोग सब अलग अलग इक्वल है आंसर ना। दे रहे थे, कोई बोल रहा θ1 कोई बोल रहा θ2, सब गलत था। एक्चुअली सब सारा बराबर हो इक्वल गए, था। हाँ। एक्चुअली सब इक्वल है। हाँ, मतलब किसी भी रेजोनेंस हाइब्रिड में ऐसा होगा। क्या हर इक्वल, एक टाइप की अगर रेजोनेंस हाइब्रिड है, जैसे इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यही होगा। ओके, मतलब ऐसे ही केस में हाँ तो ऐसा ही होगा, है ना खतरनाक। तो देखो इस पे IIT JEE में किस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको पूरे पैराग्राफ में बताएगा कि आपको करना क्या है। मतलब पहले पूरा एक्सप्लेन करेगा कि डबल बॉन्ड के बीच में ज्यादा रिपल्शन होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बीच में उससे कम रिपल्शन, और सिंगल बॉन्ड के बीच में सबसे कम रिपल्शन। तो पैराग्राफ में एक कहानी बना देगा, तो आपके माइंड को उस टाइप में डाइवर्ट कर देगा कि यहाँ पर हो ये रहा है कि रिपल्शन ज्यादा लगना चाहिए एक जगह कम लगना चाहिए, और लास्ट में क्वेश्चन कुछ ऐसा दे देगा और आप सोच के करके आओगे टिक कि θ2 ज्यादा है या θ1 ज्यादा है, और लास्ट में रेजोनेंस कॉन्सेप्ट लगाए सबको बराबर कर देगा। ये IIT है, ऐसे घुमाता है। हाँ? हाँ जी,
सर अभी आपने बोला कि वो सिंगल बॉन्ड ज्यादा, डबल बॉन्ड ज्यादा, सिंगल बॉन्ड ऐसे फर्स्ट लाइन आपने मुझे बोला। क्योंकि डबल बॉन्ड एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले भी इसी तरह क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है श्रेया, हाँ हाँ ठीक है है, ना? याद है। तो वो हाँ। चीज मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब वो एक कहानी बनाएगा जिसके बेसिस पे तुमने ये आंसर किया था, और फिर फाइनली रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट बना के क्वेश्चन दे देगा। तो बच्चा सोचेगा कि उसके बेसिस पे होगा जो ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन आंसर किसी और बेसिस पे आ जाएगा। ये आईआईटी ऐसे करता है, घुमा देता है बच्चे का माइंड, और इसी वजह से इतना मुश्किल एग्जाम है। नीट में सीधा सीधा पूछता है, नीट में कोई पंगा नहीं है, नीट वाले को खुश रहना चाहिए। चलिए, हुआ ये बात? यस सर। चलिए, कॉपी तो कर लिया था या बता, कॉपी करना है? हो गया सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। सर हाँ जी, वो आपने का पी पाई डी पाई बॉन्ड वाला भी टॉपिक कराया है नहीं कराया है? मैंने बीच में लिया है। मैंने कहां पर लिया है? मैंने आपको सल्फर की बॉन्डिंग के बारे में बताया था कि आप सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते, कोऑर्डिनेट क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते, वापस से पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। एक चीज और रह रही है, BF3 का बैक बॉन्डिंग। ठीक है, मैं दोनों पहले ही ले लेता हूँ। बैक बॉन्डिंग ले लो, पहले ये ही कर देते हैं। सर एक वो पी पाई डी पाई वाला बता देंगे वो, हाँ, फिर इसी के मेरे को अंडर आ नहीं जाएगा, मिल रहा। बैक बॉन्डिंग के अंदर ही ले लूंगा उसको, ठीक है? हाँ ओके सर। बैक बॉन्डिंग में बेसिकली क्या होता है, दो एटम्स के बीच में पहले एक बॉन्ड बन गया हो और दूसरा बॉन्ड एक और बन जाए। कैसे? जैसे BF3 आपका, मैंने एक सिंपल सा मॉलिक्यूल लिया BF3, ठीक है, कोई इशू नहीं BF3 मॉलिक्यूल में। यहां पर इशू कहां होगा? यहां इशू होगा जब आप BF3 मॉलिक्यूल बना देते हो, उसके बाद आप देखोगे कि बोरॉन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक बार मैंने BF3 मॉलिक्यूल बना दिया, उसके बाद बोरॉन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे? हर एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके आउटरमोस्ट में। तो इसके आउटरमोस्ट में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक वैकेंट p ऑर्बिटल बच जाएगा। p ऑर्बिटल एक खाली बच जाना चाहिए। सही है क्या आद्या? तो यहां पर खाली p ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। फ्लोरीन के पास, हर एक फ्लोरीन के पास 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, है ना? सर आप तो कुछ बनाना बॉन्ड बताए थे ना बोरॉन में। वो BH3 था, यहाँ अच्छा हाँ BF3। BH3 है। वहां पे हाइड्रोजन के पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वगैरह नहीं था, यहां पर है ना? सर है तो भी बी में तो 3 ही बन रहा है बी ना। में 3 ही है, मैं कुछ और बोलने की कोशिश कर रहा अच्छा हूँ। BH3 में बॉन्डिंग बनाना बॉन्ड टाइप की होगी, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, उसके पास हाँ। लोन पेयर है नहीं। एफ में है। F में है, तो F क्या कर देगा, डायरेक्टली यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर कर ले, वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ। हाँ स्टेबिलिटी आ जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन्स हाँ पूरे हो जाएंगे। तो मैं इसको कुछ ऐसे दिखा रहा हूं, B F F F, और मैं एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा देता हूं। देखो यहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, सही है क्या? और दूसरा रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बनाऊं तो वो कुछ ऐसे होगा, थोड़ा और नीचे कर देते हैं, B F F F, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, आपके पास इन दोनों बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है क्या? हाँ। है ना? श्रेया ये बात समझ आई?
क्या किया? नहीं नहीं आया? समझा। समझे? यहां पर हुआ क्या कि फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर बोरोन का ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया, बोरोन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। सही है? यस सर। तो इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, बोरोन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और इस चीज को हम लोग बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। डेफिनेशन में लिखवाऊंगा, पहले आप स्ट्रक्चर बना लो। जब इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रहा है तो बैक बॉन्डिंग कैसे बोल रहे हैं? नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही नाम बैक बॉन्डिंग बोल रखा है, और कुछ अलग चीज नहीं है। ओके। और सर वो बनाना बॉन्ड तो हमने B2H6 का किया था, BH3 का कहाँ हुआ था? हाँ, तो BH3 होल ट्वाइस B2H6। बट हमने उसमें 2 पेयर लिया था ना। हाँ, एक ही पेयर 2 लिए जाएंगे, डाइमर होता है BH3 का। हाँ ओके। ये जैसे ही हो जाए बोल देना, मैं उसके बाद बोलता हूँ नेक्स्ट थोड़ा सा। बन गया स्ट्रक्चर? हाँ। ठीक है, तो लिखो बैक बॉन्डिंग, हेडलाइन डालो बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग में लिखो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, this type of bonding occurs between atoms in a compound. This type of bonding occurs between atoms in a compound. Back bonding में लिखो this type of bonding occurs between atoms in a compound in which this type of bonding occurs between atoms in a compound in which one atom has lone pair of electron, one atom has lone pair of electron, and the other in which one atom has lone pair of electron, in which one atom has lone pair of electron and other has vacant orbital placed adjacent to it, and other has vacant orbital placed adjacent to it. ठीक है? Other has vacant orbital placed adjacent to it. किसी का नहीं हुआ है तो बताओ। हो गया। A compound with back bonding, a compound with back bonding, a compound with back bonding has a compound with back bonding has pi bonding character, has pi bonding character. A compound with back bonding has pi bonding character since it results after formation of sigma bond. After formation of sigma bond. Back bonding allows, अगला एक और लाइन लिख लो,
back bonding allows the molecule back bonding allows the molecule the back bonding allows the molecule back bonding allows the molecule to stable as it completes its octet. बैक बॉन्डिंग अलाउज द मोलिक्यूल टू स्टेबलाइज भी कर सकते हो, टू स्टेबलाइज एज इट कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट. बैक बॉन्डिंग अलाउज द मोलिक्यूल टू स्टेबलाइज एज इट कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट. हुआ ये लाइन? किसी का रह तो नहीं गया? आधे कुछ हो गया ना? ठीक है. बैक बॉन्डिंग, एक चीज मैं खुद से बता देता हूं, बैक बॉन्डिंग रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ. बैक बॉन्डिंग रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन इट्स बॉन्ड लेंथ, डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ. यहां पर डबल बॉन्ड जब बनेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी. ये बात समझ में आ रही है? डबल बॉन्ड जैसे ही बनेगा बॉन्ड लेंथ कम हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड. ठीक है क्या? हेलो हेलो प्रणव, यस सर. हुआ ये बात समझ आई? बॉन्ड लेंथ क्यों कम हो जा रही है? यस सर. डबल बॉन्ड बन गया है तो बॉन्ड थोड़ा सा छोटा हो जाएगा. यस सर. तो यहां पर ऐसा होगा. अब मुझे एक बात बताओ, इस बॉन्ड लेंथ को मैं बोलता हूं ए, इसको बोलता हूं बी. किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी वैल्यू कम होगी? ऑर्डर क्या होगा ए और बी का? मतलब कौन छोटा कौन बड़ा वो बता. कौन छोटा कौन बड़ा? इस बॉन्ड लेंथ का नाम मैंने दिया ए, इस बॉन्ड लेंथ का नाम मैंने दिया बी. कौन छोटा, कौन सा छोटा होगा? बी छोटा होगा, ए बड़ा होगा, है ना? श्रेया, यस सर. कौन सा छोटा कौन सा बड़ा बताओ? मेरे को भी बी लग रहा है. बी. प्रणव, सर ये चीज़ आपने बोला डबल बॉन्ड का ज्यादा लेंथ होगा. डबल बॉन्ड का कम लेंथ होगा, पास पास आ गए हैं. ओके सर. सर बी. बी ज्यादा होगा, बी आपका छोटा होगा, ए बड़ा होगा, है ना? अब यस सर. अब जितना पढ़ लिया उतना तो ठीक है, लेकिन अगेन मैंने आपको फंसा लिया. फंसाया कैसे? बोरोन डबल बॉन्ड फ्लोरीन है, यहां पर दो फ्लोरीन ऐसे हैं, दोनों के पास फील्ड ऑर्बिटल होगा, है ना? और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब फील्ड ऑर्बिटल मतलब लोन पेयर है यहां पर, और यहां पर डबल बॉन्ड. हो सकता है क्या ऐसा कुछ? ऐसा कुछ हो सकता है? ये फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स नीचे देगा, ये इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, क्या बन जाएगा? बोरोन. यहां पर डबल बॉन्ड, एक मिनट में दूसरा मार्कर उठा लेता हूं, थोड़ा कलर अच्छा आएगा. यहां पर डबल बॉन्ड फ्लोरीन, और इस फ्लोरीन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया. ये वाला नॉर्मल फ्लोरीन हो गया, और यहां पर भी नॉर्मल फ्लोरीन आ गया, बोरोन पे माइनस चार्ज. एक और देखो, इस बार ये वाले का लोन पेयर नीचे, और ये इससे इस तरफ शिफ्ट हो गया, क्या बन जाएगा? बी. डबल बॉन्ड एफ, यहां पे माइनस चार्ज, यहां पर एफ, यहां पर एफ, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कुछ. और रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा? बी एफ एफ एंड एफ. क्या होगा? पार्शियल बॉन्डिंग हर जगह, और फ्लोरीन पे क्या चार्ज? -1/3. बोरोन पे क्या चार्ज? सॉरी, +1/3.
तीनों फ्लोरीन पे एक +1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और यहाँ पर -1 चार्ज। देखिए, या इसको +1/3 दिखाने की बजाय एक सिंपल वे में भी दिखा सकते हो। रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर अगर आपको पता ना चले तो यहाँ पर दिखा दो डेल्टा प्लस कि पार्शियल पॉजिटिव है, कुछ भी 0 से 1 के बीच में वैल्यू है, पार्शियल पॉजिटिव आप डायरेक्टली दिखा सकते हो और यहाँ दिखा दो पार्शियल नेगेटिव। देखो क्या किया मैंने, फंसा लिया तुम लोगों को फिर से। तो एक बार में एक ही मतलब वो चीज जो नहीं, एक्चुअल देखो आद्या, हम लोग स्टेप वाइज करके दिखा रहे हैं हो क्या रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, पूरा इलेक्ट्रॉन पूरा क्लाउड है, तो ये पूरा एक क्लाउड मर्ज करके बन गया है, ऐसा कुछ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एक क्लाउड है। अभी अपने को नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ इसमें, है ना, तो पूरे में रीजन में कहीं भी रह सकता है और फिक्स पोजीशन नहीं है, वो भी घूम रहा है लगातार। रेजोनेंस कैसे है वो आप लास्ट में बता दीजिए एक बार और। फिर से बताऊं रेजोनेंस वाला ये स्ट्रक्चर कैसा है। हाँ। देखो बेसिकली क्या था, ये आपका एक क्लाउड था, यहाँ पर एक बड़ा सा क्लाउड होगा, है ना, हाँ। तो ये दोनों क्लाउड मर्ज हो जाएं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कुछ बता पाओगे आप? नहीं, ये तो घूम रहा है, कहीं घूम रहा है। इसी तरह यहाँ भी एक ऐसा ही ऑर्बिटल है, ये भी ऐसे क्लाउड बन जाएगा, तो आपका नेट मिला के एक क्लाउड कुछ ऐसा बन जाएगा ऊपर की तरफ, ये पूरा एक क्लाउड, इस तरफ एक क्लाउड और इस तरफ एक क्लाउड, ऐसे क्लाउड हो जाएगा तीनों जगह। हाँ। अब तीनों में इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन पूरे क्लाउड में सब जगह है ना। अब कहां पर है एग्जैक्टली अपने को नहीं पता, तो हम लोग बोलते हैं कुछ देर के लिए इस तरफ शिफ्ट करा लिया, कुछ देर के लिए इलेक्ट्रॉन को इस तरफ शिफ्ट करा लिया, कुछ देर के लिए इस तरफ कर दिया, है ना। इलेक्ट्रॉन तीनों पोजीशन से कहीं से भी हो सकता है, तो हम लोगों ने तीनों पोजीशंस कंसीडर की कि इन तीनों पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब तीनों पोजीशन पे लेकिन है एक्चुअली कहां पर अपने को नहीं पता, तो हम लोग बोल रहे हैं कि कहीं भी हो सकता है, सब जगह पॉसिबिलिटी रख दी, है ना। पहले तो 3 पॉसिबिलिटी बताई, फिर उसके बाद बोल दिया कि एक्चुअली तो ऐसा होता है, वैसा कुछ होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो कहीं भी हो सकता है। हाँ, तो वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट है कि बीच वाले सेंटर पे नेगेटिव चार्ज हर एक केस में आ रहा है, तो इस पे तो आप हमेशा बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज दिखा सकते हो। और फ्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, हर एक फ्लोरीन पे कुछ देर के लिए पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, 100% चार्ज तो नहीं आया, क्योंकि एक बार वो दे रहा है तो दूसरी बार दूसरा दे रहा है, तीसरी बार तीसरा दे रहा है, ऐसे चल रहा है। तो 100% तो पॉजिटिव कहीं नहीं आया है, तो मैंने क्या बोल दिया कि हर जगह पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है फ्लोरीन के ऊपर। पार्शियल मतलब 0 से 1 के बीच में वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ समझ आया? हाइब्रिडाइजेशन भी है तो? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन sp2 का sp2 रहेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, कोई लोन पेयर नहीं। रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन में बोल रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस पाई बॉन्ड के थ्रू बन रहा है, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में आ रहे हैं, है ना, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन पाई बॉन्ड को तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर करते ही नहीं है, तो पाई बॉन्ड तो हट जाएगा, मतलब रेजोनेंस की वजह से हाइब्रिडाइजेशन पे कोई असर नहीं आएगा। आया समझ? मतलब यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं ना, हाइब्रिडाइजेशन होगा, सुनो हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में ये 3 सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करेंगे, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं, सिर्फ एक बॉन्ड उसको काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड, बताया था। जब सिग्मा बॉन्ड होगा तभी तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऐसा। हाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड्स की वजह से ही आएगी, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होगा। मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन रेजोनेंस की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा। क्या बोला आद्या? सर आप बताए थे ना कि एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है।
हाँ, एक बार दोबारा बोलना। आप बताए थे कि एक ही सिग्मा बॉन्ड मिल सकता है। हाँ, एक ही सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है बेसिकली, उसके बाद तो पाई बॉन्ड ही बनते हैं दो एटम्स के बीच में। तो आप बोले यहाँ पे कि 3 है। तीन मतलब 3 एटम्स के बीच में, बोरोन फ्लोरीन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक हाँ। सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर एक सिग्मा हाँ, बॉन्ड, दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बनता है ना। हाँ। यहाँ तो मेरे को 3 लगा अलग अलग एक जगह एटम्स हैं। 3 बोल रहे हैं इसलिए। आया समझ? यस सर। प्रणव आप बताओ। हेलो प्रणव, आशय, आयुष बताओ, समझ आया या समझाऊं दोबारा से फिर से? अरे कोई तो बोलो, तीनों के तीनों ही साइलेंट हो गए, तुम तीनों तो। रिपीट करूं? सर हाँ जी। सर वो आपने जो वर्कशीट दी है ना, हम्म। कि उसमें कुछ क्वेश्चन जैसे CH2 CH3 मतलब ऐसे बॉन्ड में है, हम्म। CH2 बॉन्ड में फिर CH3 फिर Cl2 ऐसे करके उसमें हाँ बोला कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो सर को हाँ बता देंगे उसकी कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ठीक है। मैं 11 बजे डाउट्स ले लूं श्रेया? हाँ किस टाइम फ्री हो आप? 11 बजे फ्री होगे शायद? हाँ हाँ सर। ठीक है, मैं 11 बजे ओपन रखूंगा, तो फिर उस टाइम हम लोग ये चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ओके सर। डाउट सेशन रहेगा आज 11 बजे से, ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलिए आज का क्लास एंड कर दें, कल क्लास में हम लोग फिर एमओटी शुरू करेंगे। हेलो प्रणव, हेलो प्रणव। यस सर, यस सर। हाँ, समझ आया था या नहीं आया था ये वाला हाँ, पार्ट? आ गया था वो। प्रणव, आज हम लोग 11 बजे से डाउट सेशन लेंगे, तो कुछ भी दिक्कत हो तो आ जाना, ठीक है? जूम पर ही। ठीक है सर, देख लो। ठीक। और बाकी आज का लेक्चर यहाँ एंड कर रहे हैं, कल के लेक्चर में एमओटी शुरू करेंगे, ठीक है? यस सर। चलिए बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर, बाय। बाय।